अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा एंड वेलकम टू माय चैनल शेरॉय गेम डेव। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिटी गेम प्रोग्रामिंग सीरीज पार्ट 2। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट किया जाता है, और इसके अलावा जो यूनिटी की बेसिक सेटिंग्स हैं और उसकी जो लेआउट है उसके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे रिसीव हो जाए। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने उसको भी नहीं देखा तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से जाके उस वीडियो को के लिंक पे क्लिक करें और उसको भी एक दफ़ा देख लें, क्योंकि उसमें मैंने यूनिटी गेम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दिया था और आप लोगों को ये बताया था कि किस तरह से यूनिटी को अपने कंप्यूटर के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं और अपना जो यूनिटी का पहला प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो यूनिटी हब है वो इंस्टॉल है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिटी हब का ये बेनिफिट होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल यूनिटी वर्जन्स हैं इंस्टॉल्ड हैं तो आप किसी भी वर्जन को अपनी हब के अंदर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट ओपन करना होता है आप यहाँ से सिलेक्ट करके लिस्ट तो उसको ओपन कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम दो यूनिटी वर्जन्स जो है वो इंस्टॉल हैं, जिसमें से एक 2019.3 है और दूसरा 2018.4.2 है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप ये देख सकते हैं कि एक मेरे पास ये इंस्टॉल है और एक मेरे पास ये इंस्टॉल है। तो इनको मैंने यहाँ पे हब के अंदर ऐड कर दिया है, और आप ये देख सकते हैं कि जब मैं प्रोजेक्ट के सेक्शन में आता हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें से ये देखिए जो बाउंसिंग बॉल ब्लास्ट है, ये वाला जो बॉल ब्लास्ट है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 2018.4.2 का है, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है पेंट हिट वाला ये 2019.3.0 का है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो आप उसको, आपकी मर्जी है कि किस वर्जन में आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे ये देखिए अब मेरे पास ये वाला जो प्रोजेक्ट है बॉल ब्लास्ट वाला, इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 2019 में तो मैं यहाँ से 2019 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये 2019 में ओपन हो जाएगा। तो ये हब का बेनिफिट है कि आप एक ही विंडो ओपन करते हैं और उसके अंदर आपके पास जितने भी यूनिटी वर्जन इंस्टॉल होते हैं आप प्रोजेक्ट को उसके हिसाब से उसमें ओपन कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये दो बटन हमें शो कर रहा है, एक ऐड का बटन है और एक न्यू का बटन है। तो ऐड के बटन से आप क्या करते हैं कि अगर आपका कोई पहले से प्रोजेक्ट जो है वो इसमें पड़ा हुआ है तो आप उसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट है ऐसा जो आपने नेट से डाउनलोड किया है, गिटहब से डाउनलोड किया है या कहीं से भी आपने डाउनलोड किया है, कोई गिट है, तो आप उसको यहाँ से ऐड करके तो उसमें ओपन कर लेंगे। और ये जो न्यू का बटन है इस पे क्लिक करके आप नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आइए अब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं 2D 3D विद एक्स्ट्रास, तो ये जो है ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सेटिंग्स है कि आपने कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो मैं अभी के लिए 2D क्रिएट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है आप 3D भी क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है ये बेसिकली है कि आपने अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टोर करना है। तो इसकी जो लोकेशन है वो हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है गेम प्रोग्रामिंग का, चूँकि ये यूनिटी गेम प्रोग्रामिंग सीरीज है। ये फोल्डर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं पार्ट 2। चूँकि ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है गेम प्रोग्रामिंग सीरीज की, तो इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ जी पार्ट 2। और उसके बाद हम यहाँ से क्रिएट प्रेस कर देते हैं। आप चाहें तो यूनिटी 2018 भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन 17 जो है वो ना यूज़ कीजिएगा, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। अगर आपने गेम प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए यूज़ करना है फिर तो ओके है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ प्रोग्रामिंग को ज़्यादा करना है। हम लोगों ने इसमें इतनी गेम के ऊपर जो है काम नहीं करना। हमने जो बेसिक यूनिटी की प्रोग्रामिंग है
किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं वो सीखनी है, और हमने इसमें कंसोल जो है वो हमें चाहिए होगा, जो कि हमने उस पर आउटपुट्स वगैरह देखनी है, तो उसके लिए तो सही है। लेकिन जब आने वाली जो फ्यूचर की वीडियोस होंगी जिसमें हम प्रॉपर गेम्स के ऊपर भी काम करेंगे, गेम भी बनाएंगे स्क्रैच से, तो तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप 2018 या 2019 जो है वो यूज़ कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आपके जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ इसकी बेसिक सेटिंग्स कि यूनिटी जो है वो किस तरह से काम करता है और इसमें किस तरह जो है वो चीज़ें हमारी पड़ी होती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जिस पे मेरा कर्सर है, ये वाली जो विंडो, इसको हम कहते हैं सीन व्यू। अब यूनिटी के अंदर जो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिटी के अंदर हमारे पास सीन्स होते हैं। जिस तरह होता क्या है कि आप सपोज कर लीजिए कि एक गेम है जिसके अंदर मेन मेन्यू है, लेवल सिलेक्शन है, उसके बाद गेम प्ले है, उसके बाद शॉप है। तो वो क्या होता है कि उसमें हमारे पास डिफरेंट सीन्स होते हैं। जैसे एक सीन मेन मेन्यू का होगा, उसके बाद एक सीन शॉप का होगा और एक सीन जो है वो गेम प्ले का होगा, ठीक है। और हर सीन के अंदर जो होता है उसकी डिफरेंट, जैसे मेन मेन्यू का सीन है तो उसमें उसकी सारी सेटिंग्स होंगी, उसके बटन्स होंगे, उसके स्क्रिप्ट्स लगे होंगे, सारा कुछ जो होता है वो सीन वाइज होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो विंडो है इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सीन, तो ये हमारा सीन व्यू है। यहाँ पे हम अपनी सारी जो चेंजेस होती हैं, जो भी हमने अपनी करनी होती हैं, अपने बटन्स रखने, मेन मेन्यू क्रिएट करना, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने क्रिएट करनी, अगर हम गेम प्ले की बात करें तो इन्वायरमेंट वगैरह, करैक्टर्स वगैरह सारे हमारे यहाँ पे होते हैं। हम उनकी पोजीशंस वगैरह यहाँ से सेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो विंडो है हायरार्की विंडो, यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हमारी गेम में इंक्लूड होती हैं वो सारी की सारी हम हायरार्की के अंदर जो है प्लेस करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि अब ये हमारी गेम में मेन कैमरा जो है वो पड़ा हुआ है और ये मेन कैमरा हमें सीन व्यू में शो हो रहा है, और साथ ही साथ ये हायरार्की के अंदर भी है, चूँकि ये हमने ये देखना है कि मेन कैमरा जो है वो हमें पूरी गेम का व्यू दिखाएगा। अच्छा, इसको मेन कैमरा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आप ये देखिए, जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो उसने मेन कैमरा मुझे पहले से ही दे दिया, चूँकि कैमरा जो होता है वही आपकी गेम को व्यू करता है। और मेन कैमरा इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये आपकी गेम का मेन कैमरा होता है जिसने आपकी गेम का व्यू दिखाना है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं ये गेम व्यू है। आपको जो भी चीज़ आप सीन व्यू में चेंज करते हैं और रखते हैं, प्लेस करते हैं, वो सारी की सारी आपको गेम व्यू में शो हो रही होती है और वो आपको बता देता है कि गेम में आपकी चीज़ इस तरह की जो है वो दिखेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप ये देखिए कि यूनिटी के यूआई, यहाँ पे एक यूआई का जो सेक्शन है जहाँ पे हम बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए मैंने बटन क्रिएट किया है। तो जैसे ही मैं बटन क्रिएट किया है तो आप ये देखिए कि ये जो बटन है ये यहाँ पे मुझे शो हो गया और मैं सीन व्यू में इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे गेम व्यू में ये शो कर रहा है कि आपकी गेम के अंदर ये बटन इस तरह से शो होगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मैं गेम व्यू में अगर क्लिक करता हूँ तो कोई चेंज वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक देखने के लिए है कि आपकी गेम में चीज़ किस तरह से शो होगी। लेकिन अगर आपने कुछ चेंज करना है तो वो सिर्फ आप सीन व्यू से कर सकते हैं। आप गेम व्यू में सिर्फ उसको देख सकते हैं कि वो आपकी गेम में किस तरह का शो होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर, ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ़ोल्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि आप की गेम में जितनी भी चीज़ें यूज़ होनी होती हैं, आपकी गेम के स्क्रिप्ट्स, आपकी गेम में इमेजेस, फ़ॉन्ट्स, ऑडियो फाइल्स, वो सारी की सारी आप एसेट्स के अंदर रखते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि एसेट्स का जो फ़ोल्डर है वो यूनिटी ने हमें खुद ही क्रिएट करके दिया है। एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, ऑडियो फाइल्स, आपकी फ़ॉन्ट्स, आपकी इमेजेस, उसके अलावा आपके स्क्रिप्ट्स, ये सारे के सारे मिला के आपके एसेट्स कहलाते हैं। और एसेट्स आप इनको जो है यूज़ करते हैं अपनी गेम के अंदर। और आप ये देखिए कि जो भी चीज़ आपने रखनी होती है, लाइक आपने अगर ऑडियो फाइल्स रखनी है, आपने एनिमेशंस, तो आप क्या करते हैं कि आप उसका अलग से फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। कि जैसे अगर मैंने अपने स्क्रिप्ट्स रखने हैं तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट पे आके मैं यहाँ से फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी स्क्रिप्ट्स। अब मेरे लिए ये इजी है कि मैंने जब स्क्रिप्ट्स ढूंढने हैं तो मैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पे अपना जो भी मैंने स्क्रिप्ट देखना है वो मैं देख लूँगा। इसी तरह मेरी गेम में अगर 10 सीन्स हैं तो मैं क्या करूँगा कि मैं सीन्स के फोल्डर में आऊँगा और यहाँ से मैं जो भी सीन मैंने देखना होगा उसको मैं
देख के उस पर क्लिक करके उस सीन में चला जाऊंगा। तो अगर आप एसेट्स के फोल्डर में सारा कुछ रख देंगे विदाउट क्रिएटिंग एनी फोल्डर, तो क्या होगा कि आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी कि आपकी गेम में लेट्स सपोज 20 स्क्रिप्ट्स हैं, तो आपको यहाँ से नाम सर्च करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई ऐसी गेम किसी गिटहब से प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है और आप उसमें कोई स्क्रिप्ट्स देखना चाहते हैं, तो आपको अगर उसमें फोल्डर्स नहीं बने होंगे तो आपको स्क्रिप्ट्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट फोल्डर के बारे में। उसके बाद ये कंसोल है, यहाँ के इसका तो आपको आइडिया होगा ही अगर आप प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं कि कंसोल के ऊपर हम अपने एरर्स देख सकते हैं, हम डीबगिंग करवा सकते हैं अपनी आउटपुट्स वगैरह। इसके अलावा इसमें वार्निंग्स भी होती हैं, ठीक है। आप एरर पॉज जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है सॉरी। और ये क्या है कि आप अगर आपको कोई भी एरर आ जाता है तो आप एरर पॉज ऑन कर दें तो वो वहाँ पे ही आपकी गेम जो होती है वो रुक जाती है। यानी कि आप किसी पॉइंट पे आपने लेट्स सपोज आपने शूट किया और शूटिंग के दौरान कोई एक्सेप्शन आ गई आपकी गेम में, तो वहाँ पे ही आपकी गेम जो है वो रुक जाएगी। क्योंकि आपने कहा कि जैसे ही कोई एरर आता है किसी स्क्रिप्ट में, किसी भी पॉइंट पे कोई एरर आता है, तो आपकी जो गेम है वो रुक जाएगी और यहाँ से फिर आप एरर जो देख सकते हैं और आप उसको फिर वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा इंस्पेक्टर विंडो। अच्छा, इंस्पेक्टर विंडो क्या है, मैं इसको थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। इंस्पेक्टर विंडो क्या होती है कि ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अच्छा इनको ना यूनिटी में हम ये जो हमारे जितने भी ये बने हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, इनको हम बोलते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स। चूँकि एक बात आप लोगों को बताऊं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे अब बात कर रहे हैं, और अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को देखा हो जावा की प्रोग्रामिंग या C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, तो हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो ये चूँकि एक गेम इंजन है और इसमें काम सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है, तो इस वजह से हम इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको गेम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और चूँकि वो गेम के ऑब्जेक्ट्स हैं, गेम में यूज़ हो रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि यूनिटी ने एक अलग से ऊपर जो है सेक्शन भी दिया हुआ है गेम ऑब्जेक्ट का। तो ये सारे के सारे जो होते हैं इनको हम गेम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो गेम ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी हमें इंस्पेक्टर के अंदर शो होती हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैंने बटन क्रिएट किया, ये मैंने किस तरह से क्रिएट किया, ये आप लोग अभी इस पे ना जाइए, ये कैनवस क्या होता है, ठीक है, ये इवेंट सिस्टम क्या है, ये चीज़ें अभी समझने की नहीं है। सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये जो इंस्पेक्टर है इसमें क्या होता है, और अभी के लिए यही बताता हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो बटन है उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंस्पेक्टर है इसमें सबसे ऊपर तो ये नाम आ गया हमारे गेम ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे इसका बटन नेम था, सॉरी ये मैंने गलती से इसको कर दिया। हाँ, ये देखिए, ये बटन जो है ये गेम ऑब्जेक्ट का नेम है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी प्ले बटन, अब आप ये देख सकते हैं कि इस गेम ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो चेंज हो गया। उसके बाद ये टैग्स लेयर्स, इनको अभी छोड़ देते हैं, ये बाद में कर देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास है रेक्ट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, जब आप कोई भी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या कोई भी यूआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट होता है वो आपको उसके साथ ही मिलता है। जैसे आप ये देखिए कि मेन कैमरा पे अगर मैं आता हूँ तो ये ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है ये इसके साथ ही है। ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है कि आपका जो गेम का वर्ल्ड है, यानी जो आपकी गेम में जो एक गेम का एरिया है, वर्ल्ड है, उसमें आपकी ऑब्जेक्ट की रोटेशन क्या होगी, स्केल क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक यहाँ से एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो इसमें ये ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है ये मुझे साथ ही इसके मिलेगा। चूँकि कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जब आप अपनी गेम व्यू के अंदर सीन व्यू में क्रिएट करते हैं गेम के वर्ल्ड में, तो उसके साथ ट्रांसफॉर्म ने लाजमी आना है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, ठीक है, कोई ना कोई रोटेशन होगी, कोई ना कोई स्केल होगा, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है वो उसके साथ आता है और इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम इसको यहाँ से रीसेट करते हैं तो ये जो इसकी रीसेट पोजीशन है वो वहाँ पे ये चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इसी बटन में तो हमारे पास ये बटन में कौन सी इमेज लगी हुई है, कौन सा बटन का जो है अब ये जैसे बटन का एक अलग से कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्टर में शो करता है। उसके बाद यहाँ से आप मज़ीद जो कंपोनेंट्स है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट पे आता हूँ और मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं कि अगर हमने अपने गेम ऑब्जेक्ट पे कोलाइडर लगाना है तो हम यहाँ से बॉक्स कोलाइडर, या अगर हम सिर्फ कोलाइडर लिखें तो जितने भी कोलाइडर्स हैं वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2D गेम पे काम कर रहे हैं तो आप ये 2D वाले सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप 3D गेम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से 3D वाले सिलेक्ट करेंगे।
ये सारी की सारी चेंजेस जो होती हैं, इवन कि अगर आपने कोई स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप वो भी यहाँ से इंस्पेक्टर से ही करते हैं, चूँकि इंस्पेक्टर ही आपकी सारी गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये आप देखिए ये अच्छा, इसको मैं बताने से पहले एक और चीज़ बताऊँ कि अभी आप देख सकते हैं कि ये एसेट स्टोर जो है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ से ये सीन व्यू अभी यहाँ पे है, ठीक है, गेम व्यू हमारा इधर है, कंसोल यहाँ पे है, प्रोजेक्ट यहाँ पे है, हायरार्की इधर है, इंस्पेक्टर। अच्छा, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने गेम व्यू जो है ना वो यहाँ पे रखना है, तो आप ये देखिए कि मैंने गेम व्यू को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने इंस्पेक्टर को यहाँ पे रखना है, ठीक है। अपनी अपनी मर्जी की सेटिंग्स होती है, जैसे मैं कहता हूँ मैंने इस तरह से काम करना है, तो आप अपने हिसाब से जो आपकी लेआउट है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने लाइक पुरानी वाली जो लेआउट है उस पर जाना है, तो आप ये देखिए यहाँ पे ये लेआउट का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको डिफरेंट जो लेआउट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसे 2x3 है, 4 स्प्लिट है, ठीक है। ये गेम के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की जो गेम है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। टॉल है, ठीक है, उसके बाद वाइड है। और अगर आपने जो है जैसे अपनी खुद की लेआउट क्रिएट करनी है, जैसे मैंने अभी की थी, अगर मैं ये वापस डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ कंसोल इधर आ जाए, प्रोजेक्ट जो है वो इधर चला जाए, इंस्पेक्टर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से सेव लेआउट करके इसको एक नाम दे दूंगा और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो वो उसी को जो है ओपन करेगा। अब जैसे मैंने माई लेआउट सेव की हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वही वापस आ जाएगी जो मैंने क्रिएट की हुई थी। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से जो लेआउट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो ये हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट की जो टैब है, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। क्यूब, स्फीयर, कैप्सूल, 2D गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, फिर ये कंपोनेंट्स हैं अगर हमने कंपोनेंट ऐड करने हैं। फिर ये विंडो है, यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम किसी विंडो को लाइक हमारे से कोई विंडो डिलीट हो जाती है, जैसे ये क्लोज हो गई सॉरी, तो हम क्या करेंगे कि विंडो में जाके जनरल में जाके उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें दोबारा से वो विंडो जो है वो दे देगा और उसको हम अपनी मर्जी से जहाँ पे प्लेस करना है वो कर देंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो चार हमारे पास सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बटन्स हैं, ठीक है। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बटन्स बेसिकली क्या हैं। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ना ट्रांसफॉर्म का, ये बेसिकली इनको कहते हैं ट्रांसफॉर्म टूल्स। अब हमारे पास जैसे ये मेरे पास एक गेम ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मैंने इसकी रोटेशन करनी है, तो मैं इसको या बल्कि मैं बटन को करता हूँ, चूंकि ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है हमें कुछ शो नहीं करेगा। अब जैसे ये हमारा बटन है, अब यहाँ से मैंने ये हैंड टूल सेलेक्ट किया, तो हैंड टूल से मैं अपना जो सीन व्यू है उसको मैं जहाँ पे मैंने अपना मुझे बटन क्लियरली शो हो वहाँ तक मैं इसको ले जाऊँ। अच्छा, उसके बाद ये हमारा ट्रांसफॉर्म का मूव टूल है, ये हैंड टूल है, ये मूव टूल है। इससे आप अपने जो गेम ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे केस में बटन है, सॉरी इसको मैं इधर कर दूं, ये जो बटन है इसको मैं मूव करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये सेंटर में आ जाए इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने मूव किया और उसके बाद जो है कोई भी गेम ऑब्जेक्ट आप इस तरह मूव कर सकते हैं। ये हमारा रोटेट टूल है, इससे आप कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा जो टूल है स्केल टूल है, इससे आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। अगर आप सेंटर से करेंगे तो इसकी इक्वली स्केलिंग होगी, अगर आप एक साइड से करेंगे तो जिस साइड से आप स्केल करेंगे वो वाली साइड जो है वो मूव होगी। उसके बाद ये हमारा रेक्ट टूल है, इससे आप जो है इसको मज़ीद जो है वो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये हमारा जो टूल है इसमें हमारे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मूव, रोटेट और स्केल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके पास सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही में आ गई हैं कि आप इस तरह से अगर आप देखें आप इसको मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, इसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो टूल है ये अभी नो कस्टम टूल अवेलेबल, तो ये 2019 में मैंने देखा है और इसके बारे में अभी जो है आपको मैं नहीं बताऊंगा चूँकि ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप ये जो 1 2 3 4 5 6 जो ये डायरेक्ट टूल्स हैं इनको आप समझ लें। ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका हैंड टूल है, ये आपका मूव टूल है, ये रोटेट टूल है, ये स्केल टूल है और ये आपका रेक्ट टूल है और ये आपके सारे उसमें मिक्स है, यानी हर सारे के सारे आपको एक ही साथ जो है इसमें आ जाते हैं। तो ये थी यूनिटी की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। और उसके बाद यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है ये आपकी अगर आपने अपनी गेम को रन करना है, जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देखिए कि मेरी गेम रन हो चुकी है
और ये मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे क्लिकिंग इफेक्ट जो है वो भी मिल रहा है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जो भी चेंज करते हैं अपनी गेम को जब आपने रन किया होता है, तो उस दौरान आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, जैसे मैंने लेट्स सपोज मैंने सोचा कि मैं अपना जो बटन है उसको इतना रोटेट करके उसको ऐसे कर लूँ, ठीक है। और इसको अब मैंने जैसे ही मैं वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आऊँगा, तो आप ये देखिए कि मेरा जो गेम व्यू है वो चेंज हो गया, यानी जो मैंने गेम के दौरान चेंज किया था, गेम प्ले के दौरान, वो चेंजेस उसने सेव नहीं की। उसका क्या तरीका होता है कि लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरा बटन है और मैंने गेम को जब रन किया, तो मुझे पता चला कि ये जो बटन है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा बटन है, तो इसको मैंने छोटा करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रेक्ट टूल में स्केलिंग टूल में आके मैं इसका स्केल जो है वो इतना कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसकी जो ये रेक्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, चूँकि मैंने यहाँ पे इसका चेंज किया है, ये आप देखिए मैंने इसका स्केल जो है वो चेंज किया है, तो मैं यहाँ से कॉपी कंपोनेंट करूँगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी कंपोनेंट किया, उसके बाद मैं गेम को व्यू मतलब जो गेम प्ले है उसको क्लोज करके मैं यहाँ से इसको पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज कर दूंगा। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिटी का फीचर है कि आपने अगर आपके पास 3 बटन्स हैं और आपने तीनों की जो विड्थ है वो सेम रखनी है, तो आप क्या करें कि आप एक को चेंज करें और बाकियों को कॉपी कंपोनेंट कर दें। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने इस बटन को यहाँ से डुप्लीकेट किया और मैंने यहाँ से ये मूव का टूल जो है सिलेक्ट किया और उसके बाद इस बटन को मैं इधर ले आया। अब जैसे मैंने इस बटन का चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले इसको इस तरह मैंने चेंज किया और उसके बाद मैंने यहाँ से इसका कंपोनेंट जो है वो कॉपी करके जो दूसरा बटन है उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। तो उसने उसकी जो पोजीशन है वो भी, चूंकि ये रेक्ट पूरा का पूरा रेक्ट ट्रांसफॉर्म टूल मैंने कॉपी किया है, तो इस वजह से जो उसकी पोजीशन है वो भी इसमें आ गई है। तो मैं अब यहाँ से इसके मूव टूल को सिलेक्ट करके तो इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे कर दूंगा। तो ये थी यूनिटी की कुछ सेटिंग्स जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी, और आई होप सो कि आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें आपने जो है वो नहीं देखी होंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो से हम अपना जो यूनिटी का पहला प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, वो लिखेंगे और मैं आपको उसमें भी जो स्क्रिप्ट के अंदर यूनिटी के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके बारे में भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और हम अपना जो पहला स्क्रिप्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, गेम प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, तो उसके साथ भी इस चैनल का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो से बेनिफिट जो है वो ले सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थम्स अप, अल्लाह हाफिज़।